बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय कूलाम का नियम, स्थिर वैद्युतिकी पहली इकाई की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? तीन प्रकार का। तो नंबर एक, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। नोट्स के पर्पज़ से सारी बातें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण की। ठीक है, तो रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैखिक, एक रेखा की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? एक रेखा की। ठीक है ना, रैखिक, जैसे नाम से पता चल रहा है एक रेखा। तो माना L लंबाई का एक पतला तार एक रेखा का कार्य कर सकता है। तार एक समान रूप से आवेशित है। आवेशित मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, एक समान रूप से आवेशित है। तार पर रैखिक आवेश घनत्व आवेश बटे लंबाई लैम्डा है। क्या है ये? लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। लैम्डा है। माना यह रैखिक आवेश अनेकों सूक्ष्म आवेश खंडों से मिलकर बना है। जैसे ये है तो एक खंड ये है, एक छोटे छोटे खंड से छोटे छोटे खंड से छोटे छोटे खंड से मिलकर ये पूरा बन गया तार। ठीक है, बना है। तो माना एक सूक्ष्म अवयव, ये जो सूक्ष्म टुकड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है? dl। कितनी है? dl। और पूरे की लंबाई कितनी मान रखी? l। कितनी मान रखी? पूरा तो l है ही, पूरा l है, और छोटा सा टुकड़ा है उसका dl। सूक्ष्म को dl से व्यक्त करते हैं। तो आवेश q होता है। आवेश भी इसका छोटे का dq, पूरे का q, पूरे का q, सॉरी। तो dq बराबर लैम्डा dl। क्या हो जाएगा? dq बराबर लैम्डा dl। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। माना अवयव खंड की लंबाई dl का मूल बिंदु O के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। जैसे इसका ये चित्र बना हुआ दिख रहा है, मूल बिंदु O है। ठीक है, ये एक समान लंबाई का तार, आवेशित तार कह सकते हैं, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था, एक समान लंबाई का आवेशित तार, पतला तार है। ठीक है, जिसपे धनावेश है, और इसका एक छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है? l। ठीक है, तो माना अवयव खंड की लंबाई dl का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित वेक्टर कितना है? r1। ठीक है ना, तथा स्थित वेक्टर r1 पर कोई बिंदु कैसा है? p है। कौन सा है? p। ठीक, जिस पर धन परीक्षण आवेश कौन सा रखा हुआ? Q0 भी बोल सकते हैं, Q0 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कूलाम का नियम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? df, क्या हो जाएगा? df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, और जो इसका सूक्ष्म आवेश है वो कितना है? dq है। कितना है? dq। तो dq अपॉन r21 स्क्वायर। कितना है? r21 स्क्वायर, और r21 ये वेक्टर में है तो इसके r21 की यूनिट वेक्टर भी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? Q0 को हम आगे ले आएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq को भी हमने क्या बताया? लैम्डा dl लिख दिया इस dq के स्थान पर। बाकी r21 2 से 1। ठीक है, r21, जहाँ r21 धन परीक्षण आवेश Q0 की अवयव dl से क्या है? दूरी है।
क्या है, दूरी है। इस प्रकार संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण Q नॉट पर बल, तो संपूर्ण की बात आ जाती तो एक ये इंटीग्रेशन समाकलन क्या लग जाता है, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। और इस ये लंबाई में है, क्योंकि रैखिक पढ़ रहे हैं तो रैखिक को लीनियर से व्यक्त करते हैं, तो समाकलन के सफिक्स में क्या लगा देंगे, एल, मतलब नीचे के सिरे पर क्या लगा देंगे, एल। इसको लगाने से ये पूरा जो हम निकाल रहे हैं बल वो निकल आता है। ठीक है, तो लैम्डा r2 1 यूनिट वेक्टर और r21 स्क्वायर dl, ठीक है ना, ये dl बाहर हो जाएगा, और Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका रैखिक आवेश वितरण का सलूशन होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, नोट भी करते जाएं, इसको छोड़ें नहीं किसी भी उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं, और हाँ आप लोगों को एक बात और बता दें कि मेरे इस चैनल का नाम है इंडियन स्टडी पॉइंट। ठीक है, इस चैनल को ध्यान से देखें, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठ, ये एक पृष्ठ है, ये क्या है, एक पृष्ठ है। तो पृष्ठ इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का है, इस पे कोई केंद्र बिंदु इसका होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। बाकी काम एक ये मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O से इस केंद्र बिंदु को लेने, और पृष्ठ है तो वो उसको सरफेस बोलेंगे, और रैखिक है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। जब किसी पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से इस पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ है, यहाँ पर प्लस 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 लगाइए, यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, जिस पर क्या चल रहा है, ds, इस पर क्या था, dl, क्योंकि ये लंबाई में था तो dl, और ये सरफेस है तो क्या हो जाएगा, ds, क्या हो जाएगा, ds। ठीक, जब किसी पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित होता है, सतत, इस पूरे पन्ने पर प्लस 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 प्लस, ये लोहे की कोई चादर टाइप ले सकते हैं, उस पर पूरे में करंट आवेश फ्लो हो रहा है, इसको कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये हमने यहाँ लिख दिया है, क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा है। और धन परीक्षण आवेश कितना है, Q नॉट, Q नॉट। ठीक, तब सूक्ष्म पृष्ठीय आवेश dq बराबर सिग्मा ds, यहाँ पर क्या था, लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा चलाया था, यहाँ पर क्या चलेगा, सिग्मा ds। ठीक है, स्थिति वेक्टर r1 है तथा बिंदु P के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r2 है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या चला था, df, यहाँ भी df चलेगा, कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq r21 स्क्वायर, और r21 का यूनिट वेक्टर, dq यहाँ पर क्या है, सिग्मा ds, सिग्मा ds ले लिया। और फिर पूरे पृष्ठ की बात आएगी तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन। और सरफेस है ये किसका है, सरफेस का है, सरफेस का यस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यस Q नॉट अपॉन या Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन यस सिग्मा r21, और ये Q नॉट आगे आ गया ना, आगे आ गया है, ठीक है, और ds इधर आ गया, यही आपका हल हो जाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण का हल। ठीक, इसी तरीके से अब बात करेंगे आयतन आवेश वितरण की। किसकी बात करेंगे, आयतन आवेश वितरण की। आयतन मीन्स वॉल्यूम, आयतन मीन्स वॉल्यूम। जब किसी आयतन पर आवेश सतत रूप से वितरित हो, जैसे पासा होता है, लूडो का पासा, वो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ठीक, और ऊंचाई भी होती है, ठीक है, जिसका घनत्व, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रो, जिसका घनत्व रो है, तब आयतन के अतिसूक्ष्म अवयव dv, यहाँ पर क्या चलेगा, dv पर, उसमें ds चला था, आवेश dv पर आवेश, हर पॉइंट सूक्ष्म पर आवेश देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, चाहे वो लंबाई हो, लंबाई के लिए उसमें भी dq, और सरफेस के लिए भी dq, और इसमें आयतन के लिए भी dq, तो ये क्या हो जाएगा, रो dv। माना एक बिंदु P है, उस पर एक बिंदु ये P है, उस पर आवेश बल ज्ञात करना है, इसी पे ज्ञात करना है। इसके लिए सब में इसी पे ज्ञात किया गया। इसके लिए P पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, स्थित वेक्टर दोनों की समान रहेगी, df
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन R21 स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये रो है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी क्यू का हमने मान निकाला है, कितना निकाला, रो डी वी, कितना निकाला है, रो, ये रो है, थोड़ा इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक, रो डी वी। तो ये क्या हो जाएगा, R21। ठीक है, तो क्यू नॉट आपका आगे आ गया और रो डी वी बाहर निकल गया और R21 यूनिट में ये अंदर आ गया। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, समाकलन का चिन्ह, वॉल्यूम का है, आयतन का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, आयतन को, यहाँ पे बी लगेगा और यही आपका हल है इसका। ठीक है, इसको नोट भी करते चलें और नोट कर लें, इसी तरीके से आपको करना है। अब अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई ये द्विध्रुव के कहा जाए कि द्विध्रुव है, तो इसमें एक प्लस क्यू होगा, मतलब एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा। ठीक है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इसमें अल्प दूरी को क्या मान लिया, 2l, क्या मान लेते हैं, 2l। आगे के टॉपिक आएंगे उसमें बताएंगे क्या मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। क्या कहते हैं, P। तो याद रखना P बराबर 2, ये क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l, 2QL। ठीक, क्या हो जाएगा सूत्र, 2QL। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसा है, सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम मीटर है, परीक्षा की दृष्टि में बहुविकल्प में पूछा जाता है। और बीमीय सूत्र LTA, क्या है, LTA। बस इसके लिए इतना ही है, इतना आपको तैयार करना है, अच्छे से लिख लेना। ठीक, अब अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक, कौन सा, नंबर 1 अक्षीय तथा अनुदैर्ध्य स्थिति, एंड ऑन पोजीशन, और दूसरी निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसको कहते हैं एक्वाटोरियल लाइन। ठीक, निरक्षीय मीन्स एक्वाटोरियल लाइन। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। फिर से ध्यान कर लो, क्या पढ़ा हम, लिखा हमने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड ऑन पोजीशन पर हल करेंगे। माना इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अभी हमने पिछले आपको बताया था क्या होता है, एक यहाँ पर दो आवेश हों, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो आवेश हों। ठीक, ऐसा निकाय होता है। ठीक है, ये एक निकाय है। माना इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यह निकाय कैसे बना है, माइनस क्यू, देखो ये यहाँ पर बनाया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसको भी पूरा भी आपको समझाएंगे, अच्छे से ध्यान से देखें। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l लेते हैं। दोनों आवेश का मध्य बिंदु O है। अब जैसे यहाँ पर बात की गई, यहाँ पर जो इन्होंने वैद्युत द्विध्रुव लिया वो ये है, एक A है और एक B है। यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। इन दोनों, यही आपका निकाय है, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव है, बात इतनी समझिए। और इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और इस यहाँ से इस माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2l, मतलब आधी l ये है और आधी l ये है, तो l और l मिलके 2l हो जाएगी। जैसे अगर ये एक है, ये एक है, तो मिलके दो हो जाएंगे, नहीं, एक और एक दो, ऐसे l और l 2l। ठीक, बात समझ में आ गई।
मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, ये ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है? बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इस बिंदु जो ये एक निकाय है इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसके कारण इस पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कार्य करेगा और एक E2 कार्य करेगा। ठीक है, ये रूल होता है, याद रखना। अब बात करें, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? आर है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो आर में से इस टुकड़े को घटा दें तो आर माइनस यल कर दें, क्योंकि इस टुकड़े की लंबाई कितनी है? यल। तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ये टुकड़ा काट दें तो इतना ही टुकड़ा बचेगा, यल। और जब पूरे की बात करें यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की आर है, तो इस आर में ये इतना टुकड़ा यल का जोड़ दें तो इसको क्या लिखेंगे? आर प्लस यल। तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? आर प्लस यल। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ लिखा भी है, आवेश Q माइनस Q और प्लस Q के कारण बिंदु P पर E2 व E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। E2 व E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। और देखो ये भी लिख दिया, बिंदु P की आवेश Q से, बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी R माइनस यल, और बिंदु P की आवेश माइनस इस बिंदु की इससे दूरी R प्लस यल है, लिख दिया। अब हम E1 और E2 निकालेंगे, क्योंकि हमें बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी तीव्रता को हम E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E। और इन दोनों आवेशों के कारण एक इस पर E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करता है और एक E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी कार्य करती हैं। तो E1 के लिए 1/4 पाई, कूलाम का नियम लगा देंगे, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जैसा कि के हमने बताया था परावैद्युतांक एक लेते हैं, के परावैद्युतांक है, इसका मान लास्ट में 1 मान लिया जाता है। ठीक है, Q अपॉन R माइनस यल। ठीक है, E1 के लिए क्या हो जाएगा? R माइनस यल। ठीक है, E2 के लिए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है। फिर हमें बिंदु P पर E का मान निकालना है, हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें परिणामी, यही परिणामी है। और परिणामी में क्या होता है कि E1 में से E2 घटाया जाता है, हमेशा याद रखें। तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिखना है E बराबर E2 माइनस E1। तो E2 का मान, E1 का मान ये रहा, E2 का मान ये रहा। तो E1 का मान क्या है? ये लिख दिया। E2 का मान ये वाला लिख दिया। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों तरफ है, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा? और हाँ, इसमें से Q भी ले लिया, यहाँ से भी Q ले लिया, तो Q निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, फिर हमने इन दोनों का लासा लिया, R माइनस एल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि A माइनस बी है, और इसका होल स्क्वायर। ये आपका इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, या इसको भाग दे के हल कर लेंगे। ठीक है, भिन्न है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या बन जाएगा? इसको जब हल करेंगे तो ये 4LR आ जाएगा और नीचे यही चलता रहेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस 4 को हम लिखेंगे 2 और ये वाला Q अंदर ले गए, और 4 को क्या लिख रहे हैं? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 1 2 ये 1 2 ये, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो Q है आपका, ये वाला Q, इसको हमने यहाँ लिख दिया और R बाहर निकाल 2QL, और 2QL आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वो होता है P। क्या होता है? P, मतलब वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL, अभी पढ़ाया था ना इससे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पर देखो इतना आ गया। अब ये जो R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है, ये जो यल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर बहुत ही नगण्य मान लेते हैं, मतलब इसको ना के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस Q है, ये माइनस Q है, दोनों आवेशों में हमने लिया यहाँ पर सिर्फ Q, ना यहाँ पर प्लस है ना माइनस है। ठीक, मतलब प्लस तो है ही। तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसको ना के बराबर मान लेते हैं। ना के बराबर मतलब कुछ नहीं मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं मानेंगे तो ये हटा देंगे तो सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, और R स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हमने, ये L स्क्वायर हटाएंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर, और R स्क्वायर का स्क्वायर R के पावर 4, तो एक R से यहाँ से एक R कटेगा तो R के पावर 3 बचेगा। तो यहाँ बचा 2P अपॉन R की पावर 3, और यहाँ पर जो K है यही आपका हल हो गया। लेकिन क्या करना है लास्ट में, यहाँ पर जो K का मान है, K का मान कितना रखना है? 1, क्योंकि परावैद्युतांक है। तो यहाँ ये असली
आंसर आपका क्या आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं लिखा जाएगा और 2p/r⁻³ यही आपका आंसर। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। फिर अगला टॉपिक जो अगला इसमें पॉइंट था कौन सा था, निरक्षीय। क्या था, निरक्षीय, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, या इक्वाटोरियल लाइन। अब अक्षीय में तो अक्ष पे था, निरक्षीय मतलब अक्ष पे नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर हम समझा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना पहले, फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये -q है और ये +q है, ये और इससे पिछले वाले जो अक्षीय था उसी में आगे बढ़ाकर एक बिंदु P मान लिया था, लेकिन इसमें आगे कहीं बढ़ाना है। यहाँ पर बिंदु P हमने यहाँ पर लिया जाएगा, जैसे ये यहाँ पर लिया है। फिर हमने इस बिंदु P से -q आवेश को मिलाया, +q आवेश को मिलाया, और इन दोनों का जो मध्य बिंदु है उसको हमने इससे ऐसे मिला दिया। देखो इससे मिला दिया यहाँ से इसकी बीच की दूरी r है। ठीक, क्योंकि पिछले वाले अक्षीय में भी केंद्र बिंदु O से जो एक दूसरा अन्य बिंदु जो P लिया था उसकी दूरी r थी। देख लेना पीछे मुड़ के, बैक करके देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से ये बनाया गया है। तो ये इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। तो उसमें भी -q के कारण E2 यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही थी, और +q के कारण ये E1 लग रही थी। ठीक है, और एक यहाँ पर परिणामी जो है, परिणामी वहाँ भी थी। परिणामी क्या हो जाएगी, E। क्या हो जाएगी, E। बात समझ में आ गई, परिणामी क्या हो जाएगी, E। अब बात करी जाए P से लेकर A तक की दूरी की, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की 2L है, मतलब ये इतना टुकड़ा कितना है, L है। तो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि ये अर्धक कर रहा है। और इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये √L² + R² हो जाएगी। ये देखो हमने लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AP और BP, AP की जो दूरी होगी वही BP की दूरी बराबर होगी √R² + L²। तो यहाँ से फिर हम E1 का मान ज्ञात करेंगे। बिल्कुल वही काम करना है, एक E1 निकालना है और एक E2। अब देखो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, E1 के लिए भी इधर है और E2 के लिए भी इधर है। ठीक, तो E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि इसमें परावैद्युतांक K है, लिखना आपको उसी तरीके से है, Q/ और इसकी दूरी कितनी है, √R² + L² की होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग करते हैं। और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R² + L²। ठीक है, ये E1 का मान हो गया। ऐसे E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/√, क्योंकि E2 के लिए भी यही दूरी है, E1 के लिए भी सेम दूरी है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R2 + R² + L²। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम परिणामी निकालेंगे। याद रखना इस चीज़ को, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है परिणामी को। बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो cos थीटा यहाँ भी, cos थीटा यहाँ भी, cos थीटा को कॉमन ले लिया तो E1 बचा, यहाँ से E2 बचा। E1 का मान ये लिखा हुआ है, E2 का मान ये लिखा हुआ है, हमने ये मान रख दिए। तो अब हमने क्या काम किया, cos थीटा तुम्हारा हमारा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R² + L², इसको हमने कॉमन लिया तो ये पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से भी पूरा निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये वाला cos थीटा उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R² + L², 1 और 1 कितना हो गया, 2, और ये cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R² + L²। अब देखो इस cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, अब ज़रा ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर थीटा अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है, थीटा। हम जानते हैं एक त्रिकोणमितीय सूत्र होता है लाल बटे कक्का, ये होता है कॉस का, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, यल है, आधार कितना है, यल, कर्ण कितना है, √R² + L²। यही cos थीटा का मान हो जाएगा, cos थीटा बराबर यल बटे
√r² प्लस l²। तो कॉस थीटा की जगह ये मान रख देंगे, यहाँ पर कॉस थीटा की जगह। तो क्या आया l बटे, और ये अंडर रूट की जो वैल्यू होती है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r² प्लस l² की घात 1/2। तो या अंडर रूट लगा लो या पूरे में 1/2 लगा दो। तो 1/2 लगा दिया। तो ये देखो 2QL, देखो तुरंत दिख जाता है 2QL, और ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है तो का आघूर्ण है। 2QL को क्या लिख देंगे P, क्या लिख देंगे P, 1/4πε0K। ठीक। और देखो इसकी घात 1 है, कितनी है 1, इसकी घात 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसका लासा लेंगे, कितना जाएगा 2, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 प्लस 1 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, कितना आ गया 3/2। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 3/2। फिर यहाँ पर भी इसकी जो लंबाई है, एक इसको क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, मतलब ना के बराबर मान लेते हैं। तो एल को हटा देंगे, मतलब जब हटा देंगे तो 0 रखेंगे एल की जगह पर। ठीक है, एल की जगह पर क्या रखेंगे 0, या हटा ही देते हैं, सीधे बात ऐसे समझ लीजिए आप लोग साधारण तरीके से। तो ये 1/4πε0K P/r² की घात 3/2, घात ऐसी चलेगी। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो P/r की घात कितनी बची 3 बची, न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे यहाँ पर K बराबर भी हम 1 रखेंगे, कितना रखेंगे K बराबर 1 रखने, परावैद्युतांक है। तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0K, वो K नहीं आएगा, P/r की घात 3, यही आपका उत्तर। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अब अगला टॉपिक है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बलयुग्म का आघूर्ण, और आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं हमेशा याद रखना, बल आघूर्ण को, अब हम यहाँ पर अपने हाथ से ही लगा के दिखाएंगे, बल आघूर्ण को टाउ, और टाउ को कैसे व्यक्त कर, टाउ का क्या चिन्ह है टाउ, ऐसे टाउ से व्यक्त, बल आघूर्ण एक प्रकार व्यक्त करते हैं। टाउ बल आघूर्ण कुछ भी बोल सकते हैं, टाउ या बल आघूर्ण। एक क्या है बल है, एक बल है। अब देखो इस सवाल ने, इस टॉपिक ने जो बात की एक समान वैद्युत क्षेत्र, अब जो बात आई वैद्युत क्षेत्र में आई, क्या आई, और पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। अब की तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दी हुई हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इस तरीके से हमने मान ली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या मान ली, ये सब क्या है ई है, क्या है ई है। इस पर कोई एक द्विध्रुव रखा है, इस पर कोई एक द्विध्रुव, ये -Q है और ये +Q है, इस पर कोई एक द्विध्रुव रखा है। और आपको पता है द्विध्रुव की लंबाई हम 2L लेते हैं, कितनी लेते हैं 2L लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने इसमें कोण कितने अंश का मान लिया थीटा अंश, क्योंकि कोण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पिछले बना था। और जब ये +Q है और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को ज्ञात करना है, और आघूर्ण एक बल होता है, और ये इस तरफ की ओर जो कार्य कर रहा है वो यही F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है F, या F एक बल होता है ऐसे समझ लीजिए। ऐसे इधर भी एक F कार्य करेगा, और ये जो अंदर जो लाइनें दिख रही हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण, या ऐसे समझ लो, पहले इसको पूरा बना लें। ठीक है, तो ये थीटा है, ये 2L है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी हो, यहाँ से यहाँ तक की, ये लंब का कार्य करेगी, ये क्या है लंब है, और ये कर्ण है, और ये क्या है आधार है। ठीक है, क्या है ये आधार। अगर हमें इसकी लंबाई लंब ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो लंब बटे कर्ण, हम क्या लिखेंगे लंब बटे, देखो पहले हम समझा रहे हैं आप लोगों को,
इस तरीके से आपका लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा कोण है तो थीटा लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है, लंब नहीं पता, लंब को ऐसे लंब हिंदी में लिख लिया, लंब बटे कर्ण कितना है 2l, 2l की लंबाई गुणा कर देंगे इसमें, तो लंब बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो इस लंब का मान कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा आ गया। अब बात करते हैं देखो, तो जो टाउ होता है बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, तो टाउ बराबर जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की जैसे ये दो बल हैं इनकी लंबवत दूरी ये रही, दोनों बल के लंबवत गुणे लंबवत सॉरी लंबवत दूरी, तो बल F गुणे और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी 2l साइन थीटा, ठीक है। और F बराबर क्या होता है Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई, इसको क्या लिखेंगे Q इंटू ई गुणे 2l साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2Q और ये वाला L और E साइन, क्योंकि E क्या है आप लोगों का, E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका हो गया ये टाउ चल रहा है, टाउ बराबर बल आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो ये 2QL क्या हो गया P E साइन थीटा, PE साइन थीटा, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक। तो इसको क्या लेंगे टाउ एक तो ये इसका हल हो गया, और इसका वेक्टर रूप में क्या लिखेंगे टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर गुणे E वेक्टर, ठीक। और बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, इस तरीके से करना है इसको, इसमें कुछ लिखना नहीं है, इसमें थोड़ा समझना है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगला चैप्टर अगली वीडियो में।